हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिकलानी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज का डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमारे पास दो टॉपिक हैं, पहला ये, दूसरा ये डिसेंट्रलाइजेशन का। इस वीडियो में इस पार्ट के अंदर हम क्या देख रहे हैं, पहले कि डेलीगेशन का मतलब क्या है, डेलीगेशन के एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये टॉपिक, डेलीगेशन की प्रोसेस क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये छोटे छोटे टॉपिक हमको कवर करने हैं, बिल्कुल इजी टॉपिक है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता क्या है। सिंपल सी बात, हिंदी में बोलते हैं हम इसको भार अर्पण, मतलब अपना भार दूसरों को भी सौंप देना, खुद भी काम वो करना, खुद के पास भी रखना, पर ज्यादा जो भार है ना आपके पास, वो औरों को सौंप देना। सिंपल सी बात, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी के पास भी इतनी पावर नहीं होती कि वो सारा का सारा काम खुद कर ले। तो हम क्या करते हैं, अपने काम को औरों को सौंपना शुरू करते हैं। पर काम को किसी को सौंपना ही काफी नहीं होता है, हमको सामने वाले को उस काम को करने की अथॉरिटी भी देनी होती है। मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रियलिटी में क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। पहले आपने काम को बांटा, सामने वाले को काम मतलब सौंपा है आपने, उसके बाद आपने उस काम को पूरा करने की सामने वाले को अथॉरिटी भी देनी है। फॉर एग्जांपल, जर्नल मैनेजर ने परचेज मैनेजर को काम सौंपा, कौन सा काम दिया उसको, कि तेरे को खरीदना है, और उस काम को पूरा करने की हमको उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। परचेज मैनेजर को अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी कि तेरे को अगर रॉ मटेरियल खरीदना खरीद, तेरे को कितना पैसा चाहिए वो भी तू यूज कर सकता है, तू ये रिसोर्सिस भी यूज कर सकता है। तो मैंने उसको अथॉरिटी दी, तो अथॉरिटी देने से वो उस काम को बहुत अच्छे से कर पाएगा। इसलिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैंने सामने वाले को काम दिया, पर उस काम को करने का मुझे उसको अथॉरिटी भी देनी होगी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर हम पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम एलिमेंट्स क्या होते हैं। हमारे तीन एलिमेंट्स हमको स्टडी करने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और थर्ड है अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिंदी में मतलब होता है उत्तरदायित्व। जैसे ही हमने किसी को काम सौंपा, सामने वाले बंदे की अब ये ड्यूटी बन जाती है कि उसको जो ऑर्डर मिला है उसी के अकॉर्डिंग, एज पर उसको वो काम करना है। ये उसकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज ए ऑब्लिगेशन, मतलब इट इज ए कमिटमेंट ऑफ ए सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। मतलब जिस भी पर्सन को, जिस सबऑर्डिनेट को हम काम देते हैं, तो वो उसकी अब एक कमिटमेंट बन जाती है कि वो काम को उसी तरीके से पूरा करेगा जैसे हमने उसको काम करने के लिए कहा गया है। मतलब इट इज ए कमिटमेंट ऑफ ए सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म, मतलब काम को प्रॉपरली तरीके से करेगा। असाइंड ड्यूटी, हमने उसको जो भी ड्यूटी असाइन की है वो उसको उसी तरह से निभाने वाला, ये उसकी जिम्मेदारी बन जाती है ना। अब बात आती है अथॉरिटी क्या होती है। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू डिसाइड। हमने किसी को काम सौंपा, मान लो काम पूरा नहीं होगा अभी, हमको उसे अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, डिसाइड करने की पावर भी देनी पड़ेगी। क्या डिसाइड करेगा वो, रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, मैं पैसे का यूज कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, ये काम मुझे करना है और ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर हमें किसी भी मैनेजरियल पोस्ट की बात करूं, मैनेजमेंट के अंदर अगर मैनेजमेंट वाली पोस्ट है, अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है, तो मैं उसको मैनेजरियल पोस्ट, प्रबंधकीय स्तर या कह लीजिए प्रबंध की जो पोस्ट है, वो सीट है, हम उसको कह ही नहीं सकते। मैनेजमेंट की वो पोस्ट अगर अथॉरिटी के बिना है तो वो मैनेजमेंट की पोस्ट हो ही नहीं सकती है। अथॉरिटी रियलिटी में क्या होती है, सामने वालों को काम को पूरा करने की पावर देना। जैसे कि मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, जनरल मैनेजर ने परचेज मैनेजर को क्या बोला, खरीद ले, पर क्या खरीदेगा वो जब तक उसके पास अथॉरिटी नहीं होगी। उसके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए खरीदने की, पैसे को यूज करने की पावर होनी चाहिए, बाजार में जाने की पावर होनी चाहिए। पता चला कि काम के वक्त मार्केट में चला गया, फिर ऊपर से जनरल मैनेजर गए कि तू क्यों गया, मतलब हमने उसको अथॉरिटी नहीं दी है, उसके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए उस काम को पूरा करने की। फिर बात आती है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी को हम हिंदी में बोलते हैं जवाबदेही। जवाबदेही क्या होता है, जब हमने किसी को काम सौंपा, उसको अथॉरिटी भी दे दी काम को पूरा करने की, अब उसकी जवाबदेही बनती है कि वो जवाब देगा कि काम पूरा हुआ या नहीं हुआ। जवाब किसको देगा, जिसने उसको काम सौंपा। बॉस ने काम दिया था, अभी सबॉर्डिनेट से या वर्कर से मान लो काम पूरा नहीं होता, तो वर्कर अपने बॉस के लिए जवाबदेह है, अकाउंटेबिलिटी होती है। तो अकाउंटेबिलिटी क्या है, आंसरेबिलिटी ऑफ द सबॉर्डिनेट टू द सुपीरियर फॉर हिज वर्क परफॉर्मेंस।
अपने काम की परफॉर्मेंस के लिए हमको जवाब देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है? जो पर्सन हमको काम सौंपता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व, अथॉरिटी अधिकार देना काम को पूरा करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी उस काम को होने या ना होने के लिए हमको जवाब देना है। किसको देना है? अपने बॉस को जवाब देना है। तो जब भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है, जब भी हम भारों का अर्पण करते हैं, अपना काम जब हम और किसी को सौंपते हैं, तो ये तीन चीजें अपने आप ही आ जाती हैं। पहली होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको वैसे ही काम करना पड़ेगा। हम उसको अधिकार देते हैं, काम पूरा होगा या नहीं होगा उसको जवाब भी देना पड़ता है अपने बॉस को। अब बात आती है कि डिवीजन ऑफ लेबर इज द बेसिस ऑफ द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेफिनेटली बात है, हम जब भी किसी काम को डिवाइड करते हैं तो काम के डिवीजन से ही बात शुरू होती है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। क्योंकि जब हम किसी काम को बांटना शुरू करते हैं तो उसी के बाद हमारी कहानी शुरू होती है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का फर्स्ट स्टेप क्या है? काम को बांटना। जब हम काम को बांटना स्टार्ट करते हैं, ले भाई तेरा काम परचेज का है, तेरा काम सेल का है, तेरा काम फाइनेंस का है, तेरा काम मार्केटिंग संभालने का, तो मैंने उसको काम को बांट दिया। काम को बांट तो दिया, तो काम को बांटने के बाद क्या, मुझे उसको अथॉरिटी भी तो देनी पड़ेगी। अथॉरिटी देनी पड़ेगी तो अथॉरिटी के साथ साथ वो बंदा क्या हो जाएगा? भी जवाबदेही भी हो जाएगा। तो डेफिनेटली जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांटना। तो काम को बांटना हमारा बेसिक स्टेप होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। अब बात आती है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेस रियलिटी में हमने समझ लिया यहीं पर ही। प्रोसेस के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या है? असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको उत्तरदायित्व सौंपना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपना कि तेरा ये काम होगा, तेरा ये काम होगा, तूने ये काम करना है, तूने वो काम करना है। जिसको भी जो काम दिया है उसको उसी के अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। परचेज डिपार्टमेंट को मैंने काम दिया परचेज करने का, तो परचेज डिपार्टमेंट का काम सिर्फ परचेज करने का है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि परचेज का ध्यान अब उसने रखना है। आगे आती है ग्रांटिंग अथॉरिटी। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो वो काम ऐसे ही पूरा नहीं हो जाएगा। मान लीजिए मैं आपको कह दूं कि ये काम तेरे को पूरा करना है, और जबकि मैंने आपको अथॉरिटी नहीं दी उस काम को पूरा करने की, तो डेफिनेटली आप उस काम को पूरा नहीं कर पाओगे। मान लो मैं आपको कहूं कि एक कार खरीद लो, डेफिनेटली आपको एक कार खरीदनी है, कार को खरीदना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट मैं आपको पैसे खर्च करने की अगर पावर नहीं देता, अथॉरिटी नहीं देता, क्या आप कार खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते हो। तो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि सामने वाले को हमने अधिकार भी दिया है। अभी जर्नल मैनेजर ने परचेज वाले डिपार्टमेंट को बोला परचेज करने के लिए, उसको अथॉरिटी देनी पड़ेगी। अभी परचेज मैनेजर को हम अथॉरिटी देंगे पैसे के यूज करने की, रिसोर्सेज यूज करने की, रॉ मटेरियल खरीदने की, कच्चा माल खरीदना है, बना बनाया माल खरीदना है, वो उसकी अभी मर्जी है कि कैसे पूरा करना है। तो हम उसको अथॉरिटी भी दे देते हैं, अधिकार भी दे देते हैं कि तेरे को अपना काम पूरा कर लियो भाई। उसके बाद होता है फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, काम बताया उसको, अथॉरिटी भी दे दी, अधिकार भी दे दिए। अधिकार दे दिए तो अभी क्या पैदा हो गई? अपने आप जवाबदेही पैदा हो गई। काम पूरा होगा कि नहीं होगा, काम की परफॉर्मेंस कैसे रहेगी, उसको जिसको मैंने काम सौंपा उसको अभी जवाब देना पड़ेगा। किसको? अपने बॉस को। तो अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही अपने आप पैदा हो जाती है। कब पैदा हो जाती है? जब हम सामने वाले को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, अथॉरिटी देते हैं, तब जवाबदेही अपने आप ही पैदा हो जाती है। तो दिस इज द प्रोसेस। प्रोसेस के बाद अब देखते हैं कि इसका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, नीड क्या है। पहली बात, रिडक्शन इन द वर्कलोड। काम ज्यादा है, काम को डिवाइड करना ही पड़ेगा आपको। काम को डिवाइड नहीं करोगे तो फिर आप पजल रहोगे कि ये काम करना था, वो काम करना था, काम हो नहीं पाएगा, वो सारा ब्रेन खत्म सा ही हो जाएगा। तो आपको अपने को क्या करना है? रिडक्शन इन वर्कलोड। काम को, वर्कलोड को कम करना है हमको। वर्कलोड को कम कब करोगे? जब आप काम को डिवाइड कर दोगे। जब काम को डिवाइड करना स्टार्ट करोगे तो क्या स्टार्ट हो जाता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो काम का अगर वर्कलोड आपको कम करना है तो आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा, क्विक एंड बेटर डिसीजन। जब आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हो, डेफिनेटली काम बट गया, हर किसी को अपना अपना काम मिल गया। पहले इतना सारा काम आपके पास खुद के पास था, खरीदना भी है, परचेज भी करना है, पैसा भी यूज करना है, मार्केटिंग भी करनी है, सेल भी करनी है। अब आपने काम बांट दिया सबको, सेल का काम और किसी के पास, परचेज का काम और किसी के पास, मार्केटिंग का काम और किसी के पास। तो अभी क्या होगा? हर कोई क्विक डिसीजन ले पाएगा और डिसीजन बेटर भी होंगे। डिसीजन बेटर क्यों होंगे? क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट को पता है भी सेल को कैसे अच्छे से अच्छे बढ़ाना है। हो सकता है कि ये बात आपको अकेले को ना पता हो, एडवर्टाइजमेंट वाले डिपार्टमेंट को पता है कि एडवर्टाइजमेंट को बहुत अच्छे से कैसे करना है। तो वो डिसीजन जो होते हैं बेटर होते हैं। तीसरी बात,
डेवलपमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट, जब हम सबऑर्डिनेट को अधिकार दे देते हैं, जब हम उनको अथॉरिटी दे देते हैं तो उनकी डेवलपमेंट, उनका विकास होना स्टार्ट होता है, क्रिएटिविटी आती है, काम को नए नए तरीके से करते हैं। एड टू एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को बढ़ाने का हमारा एक तरीका हमको मिल जाता है। जब हम काम बांटते हैं तो काम बहुत अच्छे तरीके से होगा, डिसीजन क्विक होने वाले हैं, प्रॉफिट हमारे बढ़ने वाले हैं, तो आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। बेसिस ऑफ द इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर क्या है, जब आपने काम बांट दिया तो सारे डिपार्टमेंट आपस में सहयोग लेकर कोऑर्डिनेशन होकर काम कर पाएंगे, तो ये बेस है कोऑर्डिनेशन का। कंटिन्यूटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी सारा काम एक साथ चलता रहता है, बिजनेस काफी लंबे समय तक भी चलता है, बिजनेस को आप ऑर्गेनाइजेशन को काफी लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकते हो। साथ ही बात आती है हाई मोरल ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, उनकी जो नैतिकता जो होती है ना सबऑर्डिनेट्स की, अधीनस्थों की, वो काफी इंक्रीज हो जाती है, उनकी नैतिकता बढ़ती है, उनके पास पावर आती है काम को सोचने की, समझने की, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, काम करना है और ये काम नहीं करना है। तो ये हमारी हुई इंपॉर्टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी का एक क्वेश्चन आता है कि कैन अकाउंटेबिलिटी कैन बी ट्रांसफर्ड, क्या हम जवाबदेही को किसी और को सौंप सकते हैं? नहीं, मैंने जिसको काम दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उसको अथॉरिटी भी दी, काम के अधिकार भी दिए, तो जवाब भी उसी का बनता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को पावर दी, बी ने सी को भी पावर की दी और डी को भी पावर दी। अभी सी मान लो काम नहीं करता, सी मान लो काम नहीं करता, सी किसको जवाब देगा? बी को जवाब देगा। काम पूरा नहीं हुआ, ए अब किससे पूछेगा? बी से पूछेगा। अब बी ये नहीं कह सकता कि सी ने काम नहीं किया था, ए को इस बात से कोई मतलब नहीं है। ए किससे जवाब मांगने वाला है? बी से मांगने वाला है, क्योंकि ए कहेगा बी को कि मैंने तेरे को काम दिया था, अभी तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये कि तेरे को अपना काम पूरा करवाना चाहिए था, कहीं से भी और कैसे भी। तो ए के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डायरेक्टली बी रिस्पॉन्सिबल है, ना कि सी, क्योंकि सी को किसको जवाब देना है? सी सिर्फ बी के लिए अकाउंटेबिलिटी है, ना कि ए के लिए। इसलिए अकाउंटेबिलिटी आप कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, जिसकी जो अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही है वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। जिसको काम दिया था उसी के लिए भी जवाब उसी को ही देना पड़ेगा। पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जैसे जैसे आगे बांटते हो, काम किसी को बांटते हो, उसको अथॉरिटी भी देते हो, तो वो बंदा भी अपना अगर काम किसी को अगर देता है तो अथॉरिटी भी देता है, तो वो डेलीगेट कर सकते हो। पर अकाउंटेबिलिटी को, जवाबदेही को आप कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक क्लियर हुआ है डेलीगेशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन बोले तो विकेंद्रीयकरण। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।